संघर्षों की भट्टी में तपकर ही निखरता है, संघर्षों की भट्टी में तपकर ही निखरता है। जो धैर्य रखता है वही चमकता है। तो बस चलते रहो, न डरो न रुको न थको कभी। हर घाव हर जख्म बनाएंगे तुम्हें विजयी। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन की खास प्रस्तुति महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का मकसद होता है और हमारे कार्यक्रम का खास उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। हम अपने कार्यक्रम में कुछ खास ऐसे मेहमानों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय होकर मुकम्मल मुकाम हासिल किया है और हम उनसे रूबरू होते हैं ताकि आप उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और अपने सपनों के पंखों में उड़ान भर सके। तो हमारे कार्यक्रम की आज की खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ है सेवानिवृत्त निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर नसरीन फातिमा काज़मी जी। डॉक्टर नसरीन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद आपका। डॉक्टर नसरीन से प्रेरक और रोचक चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों के सम्मुख डॉक्टर नसरीन फातिमा काज़मी जी को चंद शब्दों में प्रस्तुत करना चाहूँगी। कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और एमकेपी से आपने शिक्षा प्राप्त करी, जहां एमकेपी में मेजॉरिटी वोट्स पाकर आप लगातार 4 वर्षों तक प्रीफेक्ट चुनी जाती रही। उसके पश्चात आपने नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज में होम्योपैथी में उच्च शिक्षा ग्रहण करी। इस दौरान भी कॉलेज में होम्योपैथी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान पहले वर्ष से लेकर फाइनल ईयर तक लगातार मेरिट में प्रथम स्थान आपने हासिल किया और रिकॉर्ड बनाया। 1985 में आपने एज ए मेडिकल ऑफिसर सरकारी नौकरी में प्रवेश किया। उस दौरान जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, आप पहली महिला जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी बनी। आपका जीवन बहुआयामी है। डॉक्टरी की फील्ड के अलावा आप अनेकों क्षेत्रों में भी सक्रिय रही हैं, कार्य करती रही हैं। समाज सेवा करते हुए महिलाओं के लिए आवाज़ आपने बुलंद करी। बॉलीवुड की फिल्मों में लोकप्रिय कलाकारों और निर्देशकों के साथ काम किया। एक ट्रैवलर भी आप हैं और अनेकों यात्रा वृतांत भी आपने लिखे हैं। कुकिंग और गार्डनिंग आपके प्रिय विषय हैं, जिस पर आप विभिन्न माध्यमों से आम जनता को लगातार बताती रहती हैं। आप एक बहुत बहादुर और संघर्षशील महिला हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड आपको मिला और अनेकों अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। आपका कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन है जो वो अपने आप में मिसाल है। आपने देहरादून में रहते ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के खिलाफ मुहिम चलाई। एक केंद्र पर तो आप खुद डिकॉय पेशेंट बनकर पहुंची और 5 वर्षों तक वो मुकदमा चला और आपके अथक प्रयासों से देहरादून के ऐसे संदिग्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई। आप एक सोशल वर्कर के रूप में आसरा द हेल्पिंग हैंड संस्था के साथ अनेकों सामाजिक हित के कार्य करती रहती हैं। इसके लिए भी आपको अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसी खास पर्सनैलिटी डॉक्टर नसरीन फातिमा काज़मी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। डॉक्टर नसरीन फातिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफ़र की जितना कुछ आपने अपने जीवन में हासिल किया, इतनी संघर्षशील आप रही, इतनी बहादुर आप रही, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ जन्म हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचना हुआ? देखिए, मैं लखनऊ जैसे नफासत और तहजीब के शहर में पैदा हुई और मैं 1 साल की थी जब मेरे डैडी जो साइंस के टीचर थे, उनके गैस आंखों में चली गई और वो ब्लाइंड हो गए थे। किस तरह की गैस? अमोनिया गैस। अच्छा। अमोनिया गैस आंखों में बहुत पुरानी शीशी बोतल उसकी रखी हुई थी, जिसको प्रिकॉशनरी तौर पे दूर रख के हाथ खोलना चाहिए था। वो खुल नहीं रही थी तो पास रख के जो खोली, आँख में चली गई और वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे जब मैं 1 साल की थी। तो वहाँ से ही बस ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि फिर मेरी मम्मी अपने मायके आ गई मुझको लेके 1 साल की। फादर अपने घर रहे। चूँकि नौकरी वोकरी कुछ नहीं थी, तो वहाँ मामा के लड़के थे जो 2 साल, एक बड़ा था एक 6 महीने छोटा था। वो लोग मिलके मुझको मारते पीटते थे। उनको ये लगता था कि ये हमारे घर रह रही हैं, खा रही हैं। तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया था मेरा, छोटी उम्र से। अच्छा, पिता की जो ये एक्सीडेंट हुआ, पिता की आंखों की रोशनी गई, आप अभी भी हमें बताते हुए भावुक हो रही हैं डॉक्टर नसरीन, है ना? ये इन्होंने ही आपको, हमें लगता है कहीं ना कहीं आपको आज एक बहादुर इंसान के रूप में आपने जो अपनी पहचान बनाई है, इन्हीं कठिन परिस्थितियों से जूझ कर आप बनी हैं। डॉक्टर नसरीन, आप पहली बेटी थी अपने घर की। हाँ, 8 साल के बाद शादी के पैदा हुई थी मैं। पारंपरिक मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ, है ना? लेकिन वहाँ से निकल कर
आपने बॉलीवुड की फिल्मों तक का भी सफ़र किया और आप रिटायर्ड हैं निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में। इसके बारे में हमें बताएं कैसे ये सब मुमकिन हुआ। देखिए, जब मैं वहाँ से मेरे फादर फिर अमेरिका चले गए थे ब्लाइंड होने के बाद। अच्छा। वहाँ से वो टीचर्स ट्रेनिंग ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की लेके आए बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, अमेरिका के। तो फिर देहरादून में वो मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में टीचर थे। बाद में रिटायरमेंट के 1 साल पहले वो वाइस प्रिंसिपल हो गए थे। तो यहाँ इस तरह हम लोग शिफ्ट हो गए लखनऊ से, और ज़िंदगी ने वहाँ से करवट लेना शुरू करी, क्योंकि फिर मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई, और मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं। तो वो हम 2 लोग यहाँ पढ़े, एक बहन मेरी लखनऊ रह गई थी मौसी के पास, तो वो वहाँ पढ़ी। तो यहाँ से फिर मेरे फादर, चूँकि मैं 8 साल के बाद शादी के हुई थी, होम्योपैथिक डॉक्टर घोष थे लखनऊ में, उनके ट्रीटमेंट से। तो मेरे फादर ने तभी ऐद करा था कि जो भी मेरे औलाद होगी, चाहे लड़का या लड़की, मैं उसको होम्योपैथ बनाऊंगा। तो जब मैंने 12th करा MKP से, मेरे फादर ने मुझे फ़ौरन लखनऊ भेज दिया कि तुम जाके नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज में वहाँ एडमिशन लो। और मेरे फादर मुझ पर बहुत विश्वास करते। 17 साल की उम्र में मुझे अकेला लखनऊ भेजा ताकि मैं वहाँ पे अपने आप जाके कॉलेजेस चुनूँ। 2 थे वहाँ, होम्योपैथिक कॉलेज और नेशनल होम्योपैथिक। नेशनल में डिग्री कोर्स होता था, तो मैंने डिग्री कोर्स चुना 5 साल वाला। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ चूँकि मैं बहुत कम उम्र में, लोग CPMT का एग्ज़ाम देते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो लोग बड़े थे। मेरे क्लास में जितने भी लोग थे वो सब मुझसे काफ़ी उम्र में 2-2, 3-3 साल बड़े थे, क्योंकि CPMT दे के आते थे। हम फ्रेश एकदम 12th के बाद गए। तो उससे क्या हुआ कि जब कमीशन का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं रैंकिंग, मेरी मैं टॉपर रही अपने कॉलेज में, तो रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया भी रैंकिंग बहुत अच्छी थी मेरी। तो उसकी वजह से मेरा कम उम्र में मैं DHMO, पहली औरत महिला DHMO, यूपी में भी कोई नहीं थी और यहाँ भी नहीं। तो मैं 2000 में देहरादून की DHMO बनी, पहले डिस्ट्रिक्ट ज़िला होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे सीनियर्स थे, वो जूनियर्स जो थे, जो वैसे सीनियर थे, उम्र में बड़े थे, वो रिटायर हो गए। तो मैं मुझे डायरेक्टरशिप भी जल्दी कम उम्र में मिल गई। तो मैं 2018 में रिटायर हो गई। 60 साल की अपनी वो उम्र पूरी करके, और 33 साल की नौकरी करी मैंने। तो ये है मेरा सफ़र नौकरी का। आपका सफ़र रहा बचपन से लेकर नौकरी तक का। अब अगर आए आपके बचपन की, जहाँ पे आप थोड़ी भावुक हो गई थी हमें बताते हुए कि आप पहली बेटी थी अपने घर की, है ना, पिता के से ही आप प्रेरणा आपने ली है, पिता ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। आपकी 2 बहनें भी थी, फिर आप कहीं शिफ्ट हो गई थी अपने रिलेटिव के यहाँ, जहाँ पे आपने बहुत कुछ ऐसा देखा, है ना, हाइज एंड लोज। वो नासूर की तरह है, उसकी दर्द तो आज तक है। उस दर्द से निकली कैसे, और क्या वो भी कारण था कि आपने ठाना कि मुझे कुछ करके दिखाना है? क्योंकि पिता मेरे फादर बहुत इस मामले में मोटिवेटिव थे। वो मोटिवेशन मुझे देते रहते थे। कहते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी ही थी, 2-1 साल की, तब मुझे मीजल्स हो गए थे, खसरा जिसे कहते हैं। उसमें रंग बहुत गोरा पहले था, लेकिन एकदम फिर काला सांवला रंग हो गया मेरा। और मेरी बहनें बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी, तो उसकी भी मुझे कल्लो कल्लो कह के चढ़ाना सब, तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी। तब मेरे फादर कहते थे कि बेटा तुम शक्ल सूरत पे मत जाओ, तुम सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। तो वो मोटिवेशन मेरा, अब मेरे फादर नहीं है, तो मैं जब भी इस बात को याद करती हूँ कि वो मेरे एक तरह से मेरी प्रेरणा स्रोत वही। लेकिन अच्छा लगता होगा ना, बहुत अच्छा लगता है ये याद करके कि वो कितना मुझे समझाते थे कि शक्ल सूरत 4 दिन की होती है, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ लिख के चमकोगी तो सब दुनिया देखेगी तुमको। बिल्कुल। जिन कुछ कविताओं की पंक्तियों से हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, वो खास हमने आप ही के लिए चुनी है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो संघर्ष करता है, तपता है ना, वही निखरता है, वही चमकता है। डॉक्टर नसरीन, इतना कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन आपने तभी भी हार नहीं मानी, है ना। आप बताती हैं कि आपके पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी महिला दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या पुरुष दर्शक जो देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है महिलाओं को, बालिकाओं को सपोर्ट मिलना?
पारिवारिक सपोर्ट? देखिए, घर का सपोर्ट मिले, अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये, किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप हार जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर आप उस हालात से लड़ते रहें तो एक दिन जीत आपकी होगी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हारना नहीं है, अथक परिश्रम और प्रयासों से आपकी जीत निश्चित है। खसरा की आप बता रही थी, जो मीजल्स कहा जाता है ना, उसके निशान आपके चेहरे पर रह गए थे, जिसकी वजह से आपको मजाक से ही प्यार से आप रंग कम हो गया था। निशान तो उसमें मीजल्स में नहीं पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मीजल्स महीन वाली जो लाल लाल महीन होता है उसमें, अच्छा, उसमें कॉम्प्लेक्शन दब गया था ना। वो मीजल्स में लूज मोशन लग गए थे, बताते हैं घर के बड़े, हाँ जी, कि उसकी वजह से रंग बहुत काला हो गया था मेरा। अच्छा, महिलाएं अपनी स्किन को लेकर, खुद के है ना आउटर लुक को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहती हैं, लेकिन माना जाता है कि बाह्य खूबसूरती से ज़्यादा आपकी जो आंतरिक खूबसूरती है, कहते हैं ना सीरत से ज़्यादा, अगर सूरत से ज़्यादा अगर सीरत प्यारी है तो वो इंसान और ज़्यादा चमकता है और अच्छा लगता है। इस पे आप हमें बताएं कि महिलाएं खुद को कैसे प्रेरित करें, बाह्य खूबसूरती पे ध्यान ना देकर आंतरिक बस वही रूप है से अपने कि आप को कैसे अच्छा बनाएं। जो कहते हैं ना, ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप। यस, तो वो खाली बाहरी स्किन की ब्यूटी को नहीं देखना चाहिए, इंसान का अंदर की अपनी जो भी हुनर है उसको निखारना चाहिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए औरत को। और मुझे तो लोग वीकर सेक्ट कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है औरत से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई नहीं है। इस सृष्टि की रचयिता एक नारी है ना, नारी को कम नहीं आंकना चाहिए, और उसका जीता जागता उदाहरण आप हमारे सामने हैं, है ना। इतनी आपने परिश्रम किया, इतना कुछ अचीव किया। आपकी जब शादी की बात आई है ना, हमने आपसे जो बातचीत करी थी, आपकी जीवनी पढ़ी है, आपके पिता के साथ साथ आपके हस्बैंड का यानी आपके पति का भी बहुत आपको सपोर्ट रहा है। आप शहरी परिवेश में पली बढ़ी, लखनऊ में आपका जन्म हुआ, आपने देहरादून के कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी से आपने पढ़ाई करी, एमकेपी से आपने पढ़ाई करी, और इतनी बड़ी चिकित्सा अधिकारी है ना, मेडिकल ऑफिसर आप बनी होम्योपैथी की। आप हमें बताएं, जब आपकी शादी हुई, आप एकदम ग्रामीण परिवेश में आप चली गई, संबल जैसी जगह में आपकी शादी हुई, जो कि ग्रामीण परिवेश बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण इलाका है और दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी उसको माना जाता है। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा डॉक्टर नसरीन? देखिए, मेरी शादी से पहले मेरी बहनों की शादी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मैं तो मेरे फादर उस वक्त सबको कह दिया था कि कोई रिश्ता मत बताना, क्योंकि उस ज़माने में 19-20 साल की लड़की की शादी हो जाया करती थी। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मेरे फादर ने दोनों बहनों की शादियां तय कर दी थी, लेकिन करना वो पहले मेरी शादी चाहते थे। हाँ, जैसे आमतौर पे परिवार में होता है कि पहले बड़े बच्चे की शादी, पहले बड़े की। तो जैसे ही पहला रिश्ता आया, पढ़ाई पूरी हुई, इंटर्नशिप नहीं हुई थी मेरी, खाली मेरा फाइनल ईयर हुआ था। तो मेरे फादर ने मेरी शादी कर दी। पहला ही रिश्ता गाँव का आया, तो मुझे गांव का इमेज ये थी कि घर में खूब गाय भैंसे होती हैं, खूब अच्छा दूध मिलेगा, खूब अंडे खाऊंगी। तो कुछ इतना सीरियसली, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ उस वक्त 22 साल थी जब मेरी शादी हुई, तो मैंने कोई इतना वो नहीं किया था। लेकिन जब वहाँ गए तो गांव का माहौल ही वहाँ अलग था। दिन में भी औरत बिना निकल ही नहीं सकती थी ऐसे, और रात को पर्दा करके चादर ओढ़ के लालटेन या टॉर्च से जाना एक दूसरे के घर। तो वो घुटन सी होती थी कि बाजार नहीं औरतें जाती थी। बाजार से कपड़े वाली कपड़े लेके घर आ जाती, चूड़ी वाली चूड़ी लेके घर आ गई। तो वहीं घर के अंदर 4 दीवारी में आपको शॉपिंग जो भी होनी उस तरह से, जब फेरी वाले नहीं आते, मतलब ऐसी जगह पे कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी जगह। हाँ, पर्दा सिस्टम था ना, पर्दा सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे लिए तो शादी के फौरन बाद डॉक्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें क्लिनिक पे बैठना होगा। मैंने कहा मैं पर्दा नहीं करूंगी मैं। तो अच्छा, ये आपने सीधे मना करा कि आप पर्दे में नहीं बैठेंगी? मैंने कहा मैं पर्दे में मरीज नहीं देखूंगी। अच्छा। तो उनको भी लगा कि डॉक्टर लाए हैं तो कम से कम प्रैक्टिस तो करवाएं। तो मेरा वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। लोगों ने खूब बातें बनाई कि बड़ी बेशरम दुल्हन लेके आए हैं ये लोग, कि जो बाजार भी जा रही है, मैं सर ढकती थी बस, और पर्दा बुर्खा नहीं ओढ़ती थी। तो बाजार भी चली जाती थी मैं, अपना कुछ खरीदना है या कुछ है। तो वो शुरू से लोगों के ताने सुन सुन के 4 साल मैंने वहाँ काटे। 4 साल के बाद एक ऐसा हादसा कहेंगे या ऐसा सरकमस्टांसेस पैदा हुए कि जो मुझे वो संभल छोड़ना पड़ा। संभल में भी एक गांव है नूरिया सराय, जिसकी 3000 आबादी है बस। अच्छा, तो ऐसा क्या हादसा आपके साथ हुआ कि आपको संभल छोड़ना पड़ा?
एक तो यही हुआ कि हमारी क्लिनिक वो तहसील थी, हम तो गांव में रहते थे। अच्छा। गांव में क्लिनिक थी हमारे हस्बैंड की, नूरिया सराय में। हाँ जी। तो वहाँ से शिफ्ट करने का मैंने इरादा किया कि तहसील पे हम अपनी क्लिनिक शिफ्ट करते हैं। तो वो क्लिनिक का काम सुबह से जाके देखते थे, फिर 3 बजे हम दोनों साथ प्रैक्टिस करने जाते थे। क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था, 6 बजे तक हमें लौट आना होता था दिन छुपने से पहले। तो मैं क्लिनिक में थी और पेशेंट आई एक लेडी, तो मैं उठ के क्लिनिक में गई और बाहर क्लिनिक के हमने मोंढा डाल के मैं नॉवल पढ़ रही थी। तो उस पर एक डाकू था जो मर्डर करके आया था, पड़ोस में शरण ली हुई थी उसने पुलिस से, डर से छुप के, कि पुलिस उसके पीछे थी। वो आके मोंढे पे बैठा और मेरी नॉवल उठा के पढ़ने लगा। फिर उसकी गोद में एक और लड़का वहीं का गुंडा था जिसके घर में ठहरा था, वो आके उसकी गोद में बैठ गया। अब मैं पेशेंट तो देख चुकी, पेशेंट चली गई, अब मैं अंदर से बाहर ना निकलूं कि ये लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर आज मैं चुप रह गई तो ये कल क्लिनिक के अंदर घुस के बदतमीजी करेंगे। तो मैं गई और मैंने बहुत चिल्ला के उनसे कहा उठो यहाँ से जाओ। तो वो लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम गुंडे थे गांव के, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये औरत मुझे हमें इतनी बुरी तरह बोल्डली डांटेगी। तो वो चले तो गए, लेकिन हम जब क्लिनिक से लौटे 6 बजे के करीब, तो हमारे बहुत बड़ा घर है किले जैसा, उस पर कम से कम 1-1 फीट के नाम, मेरा नाम लिख के नसरीन, और गंदी गंदी गालियाँ पूरी दीवार में घर के। तो मैं बिल्कुल, मैंने कहा मैं अभी जाती हूँ, सामने ही घर था उनका, मैंने कहा मैं अभी जाती हूँ, इसकी पिटाई करके आऊँगी। तो मदर इन लॉ हाथ जोड़ने लगी, ऐसा मत करो। तो एक तो हादसा ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि क्लिनिक पे हम दोनों बैठे रहते, तो एक वहाँ पे कमर डाकू था। अच्छा। तो वो आया, तो हम दोनों चाय पी रहे थे, तो उसको देखते ही मुझे डॉक्टर साहब ने दूर से उसको आते देख के कह दिया था कि कमर डाकू है, तुम कुछ बोलना नहीं इसको। तो जैसे ही वो आके बैठा तो मैं अंदर चली गई। तो उसने कहा कि भौजाई मेरे लिए वो लेके आ ऑमलेट। तो अच्छा। डॉक्टर साहब अंदर आए, कहने लगे ऑमलेट बना दो कमर के लिए। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी डाकुओं के लिए खाने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वरना ये रात को अपनी पूरी टीम लेके, अपना गैंग लेके आ जाएगा, तो वो अच्छा है, या इस वक्त तुम चुपचाप इसको बना के दे दो, मैं लेके जाऊंगा, तुम बाहर मत निकलना। तो ये 2 हादसे हुए। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं डर के। या 2 तरह के लोग वहाँ जीते थे, या तो जो बहुत डरपोक थे जैसे मेरे हस्बैंड, और या फिर बहुत दबंग टाइप, गुंडे टाइप, उन 2 का वहाँ पे वो था। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे इस माहौल में नहीं पालूंगी। तो जैसे ही मेरे बच्चे पढ़ाई लायक हुए, मैं वहाँ से चली आई देहरादून। और जब मैं देहरादून आई तो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं देहरादून आऊँ। तो कह रहे मैं 500 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं दूंगा, तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैं 500 रुपये लेके अपने 2 बच्चे लेके देहरादून आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने दिलाराम बाज़ार में ढूंढती रही कोई प्रॉपर जगह। तो दिलाराम बाज़ार में एक दुकान मिलती थी जिस पे डॉक्टर का बोर्ड लगा था, लेकिन बंद मिलती थी हमेशा। अच्छा। तो फिर उतर के मैंने पूछा कि कहाँ से, कौन है इसका, तो पता चला डॉक्टर ज्वाला प्रसाद। तो वो क्लिनिक ली। अच्छा। तो क्लिनिक मेरी 3 महीने में ही बहुत अच्छी चलने लगी। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे आप प्रैक्टिस करने लगी। और उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें वो भी लग गई मेरी जॉब। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया। तो 5-6 महीने में ही हम, हस्बैंड भी आ गए, सास भी आ गई, क्योंकि ससुराल में मेरी नंदों की शादी हो गई थी। देवर अपने जॉब करते थे, उनकी शादी हो गई थी, सिर्फ सास थी। तो सास को लेके हम देहरादून आ गए। तब से अब तक देहरादून में है। और वाकई में अभी आप जो संभल में जो आपने जितना कुछ आपने फेस किया, परेशानियों को, मुश्किलों को आपने डट कर जिसका सामना किया, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि मैंने उस डाकू की पिटाई नहीं की, इसका मुझे हमेशा नहीं। लेकिन हमारे लिए जिस तरह से हम संभल की कहानियां पहले सुनते थे, अब तो संभल काफी ठीक हो गया है। अब तो आपराधिक गतिविधियां भी काफी खत्म हो गई हैं। और उस टाइम पे दस्यु प्रभावित क्षेत्र था और बहुत डर लगता था, हम जब छोटे थे हमें सुनने में आता। लेकिन आपका सामना हुआ है और आपने डट कर सामना करा। और वहाँ उस गाँव में पता नहीं क्या बात थी, 3 डाकू थे। हाँ जी। जो वहाँ वहीं के थे, गांव के 3000 की पॉपुलेशन में 3 डाकू बनना बहुत बड़ी बात है। 3 गैंग थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ऐसे भी आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें अभी आप सच बता रही हैं, सच्ची घटना, हमें कहानी सी लग रहा है सुनने में ना। कहानी से हमें भी लगती है जब हम सोचते हैं। हाँ। तो देहरादून आप आ गई, उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश को देखते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी को देखकर आपने चूज किया कि आप देहरादून आएंगी, है ना। और मात्र 500 रुपये
आपको मिलेंगे खर्चे के, हाँ। लेकिन आपने खुद ही अपने वो 500 रुपए बस 1-2 महीने के लिए चाहिए थे, फिर तो मैं अपने आप कमाने लगी। तो आप अपने आप कमाने लगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई डॉक्टर नसरीन? हमने आपका प्रोफाइल जो पढ़ा है, आप आसरा द हेल्पिंग हैंड करके एक संस्था है, आप उनके साथ भी जुड़ी हैं, और आप साथ नहीं जुड़ी, मैं फाउंडर हूँ उसकी। आप फाउंडर हैं उसकी? हाँ। आसरा द हेल्पिंग हैंड जो संस्था है उसकी आप फाउंडर हैं, है ना? तो आप उनके साथ अपने इस संस्था के जरिए भी बहुत अच्छे अपने काम किए हैं। एक्चुअल में वो संस्था भी मेरी बहुत इंसिडेंटली बनी थी कि एक मेरा जन्मदिन था, तो उस दिन मुझे अमर उजाला में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बिहार से एक दंपति आई अपना बच्चे को लेके, और वो हरिद्वार में खाने पीने की भीख मांगते होंगे तो मिला नहीं, तो भूख से फाकों से पहले माँ मर गई बच्चे की, और फिर ये 2 बेहोश मिले सड़क पे, तो पुलिस ने ले जाके इनको एडमिट करा दिया। तो जब बाप को इन्फ्यूजन वगैरह दिया गया, होश आया, तो उसको अपने बच्चे की फिक्र थी कि इसका क्या होगा अगर मैं भी मर गया, और ये न्यूज़ छपी, और जब मैं गई उस बच्चे को देखने तो तब तक बाप मर चुका था। तो मजिस्ट्रेट से भी वो बच्चा मैंने अडॉप्ट कर लिया, दीपक नाम था उसका, दीपक महतो। अच्छा, ये कहाँ से आपने अडॉप्ट किया था इस बच्चे को? हरिद्वार हर मिलाप। आपने ये खबर पढ़ी और आप इस पे एकदम तुरंत उसमें लग गई कि इस बच्चे को बचाना है, बच्चे की जिंदगी बचानी है। और मैंने उस दिन अपनी बर्थडे नहीं मनाई, मैंने कहा जो पैसा, आपका बर्थडे था उस दिन? हाँ, उस दिन बर्थडे था, तो मैं उस बच्चे को लेके आई, तो डॉक्टर को दिखाया यहाँ दून हॉस्पिटल में लाके, तो उनका ये बच्चे को टीबी है, स्पास्टिक है, और ये 5 साल का बच्चा ऐसा था जैसे 2.5-3 महीने का, छोटा सा बिल्कुल, इतने पतले पतले सूखे हाथ। तो मैंने जब उस बच्चे को मजिस्ट्रेट से अडॉप्शन का लीगल कार्रवाई करके जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और उसी आवाज़ के पीछे मैं गई तो देखा वो बच्चा पड़ा हुआ रो रहा है। तो मैंने नर्स से पूछा कि ये बच्चा भूखा लग रहा है मुझे, कि नहीं दूध पिलाया है, छोटा सा कप था, तो कह रही कि दूध पिलाया है। तो मैं 7 बिस्किट अपने ले गई थी, बनानास थे, तो वो दिए, तो वो पता नहीं कितने बनाना खा गया। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जब दून हॉस्पिटल में लाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रास्ते भर बनाना खाता आया, बिस्किट खाता आया, ये तो बहुत खा रहा है। तो उन्होंने कहा ये भूख का मारा है, स्टारवेशन है, तो ये डबल खाएगा, ट्रिपल खाएगा, इससे आप घबराएं ना। तो फिर डॉक्टर ने उसका टीबी का इलाज शुरू करा। फिर अब मैं तो जॉब वाली थी, मैं उस बच्चे को जो हिल भी नहीं पाता था, बिल्कुल स्पास्टिक था, उसके हाथ पैरों में मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने मदर टेरेसा होम में ले जाके उस बच्चे को रखा था। तो वहाँ से मैंने, सबने मुझे कहा, एक वीएन सिंह अंकल थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि तुम इस संस्था बनाओ और संस्था में लोगों से कंट्रीब्यूशन लो, ताकि तुम मदर टेरेसा होम के ऊपर भी बर्डन नहीं बनो, तुम इसका पैसे देती रहो वहाँ पे। हाँ जी, तो वहाँ से आसरा द हेल्पिंग हैंड संस्था बनी, वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से बनी। फिर मैंने 4 बच्चे और 3 बच्चे और अडॉप्ट करे। एक आपने पढ़ा होगा कि ये ऋषिकेश के जंगलों में एक बच्चा छोड़ के चले गए पेरेंट्स, कई साल पहले, बहुत साल पहले। हाँ जी, मुस्कान उसका नाम रखा, क्योंकि वो तो कुछ बोल नहीं पाती थी, तो छोटी सी थी, उसके पास बच्ची को भी आपने हम अडॉप्ट कर लाए थे, उसका नाम मुस्कान रखा था, क्योंकि वो अनजान होते हुए भी मुझको देख के मुस्कुरा रही थी। आप बेखबर के उसके पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया, तो उसका नाम ही मैंने मुस्कान रख दिया था। फिर एक ममता को लाई जिसके पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे, 10 साल की थी। तो इस तरह 4 बच्चे, एक शाइना और 3 ये बच्चे, तो 4 बच्चे वो हैं मेरे। तो वो आसरा द हेल्पिंग हैंड संस्था के द्वारा आपने बच्चों को रेस्क्यू किया, बच्चों को अडॉप्ट किया, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी आप करवाती हैं। आपका पढ़ाई डॉक्टर नसरीन, आपका ध्येय है कि शिक्षा से ही गरीबी दूर होगी। शिक्षा का तो आज भी मैं करती हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग डाल दिए। और मैं जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, 60% मार्क्स होने चाहिए, और पढ़ाई में रुकावट उनके नहीं आ सकती अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो। उनकी स्कूल फीस, बुक्स सब मैं करती हूँ। मतलब बच्चों की शिक्षा में भी आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं, है ना? और इस संस्था के द्वारा भी आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके भरण पोषण की भी आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। बहुत खूब आप कार्य कर रही हैं डॉक्टर नसरीन। डॉक्टर नसरीन, हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है ना, योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी आपने कन्या भ्रूण हत्या की अगर हम बात करें, जहाँ बेटी बचाओ की बात हम लोग करते हैं, उस पर भी आपने बहुत साहसिक आपने कदम उठाए थे। उस जर्नी के बारे में हमें बताएं, जो आपने अल्ट्रासाउंड्स पे जो आपने छापे मरवाए। अभी ये हो रहा था कि 1000 बच्चों के तहत
1000 अगर वो हैं बालक हैं तो 900 लड़कियां हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे कम होता जा रहा था उनका रेशियो। तो मैंने पोस्टर बनाया, एक बहुत मार्मिक कविता लिखी मैंने, जीने की आस के नाम से। तो वो मैंने सब जितने अल्ट्रासाउंड सेंटर थे सबके यहाँ चिपकाई जाके, ताकि उन लोगों को कुछ तो इंसानियत उनके अंदर जागे। लेकिन शिकायतें लगातार मिल रही थी कि एक यहाँ पे डून हॉस्पिटल के सामने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर था कि वो भ्रूण ये सेक्स डिटर्मिनेशन का करते हैं। हाँ जी। तो मैं सीएमओ के यहाँ किसी काम से गई, क्यों ऑफिस मेरा भी वहीं था अगल बगल। तो सीएमओ कहने अरे आप संस्था चलाती हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं करती हैं, आप मेरी हेल्प करिए, और फलानी जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है वो बहुत डॉक्टर कर रही है, भ्रूण हत्याएं करवा रही है। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो मैं उनकी वाइफ बन के और भेस बदल के, बिल्कुल क्योंकि कभी मुलाकात नहीं थी इसलिए वो पहचान भी नहीं पाई डॉक्टर। अच्छा। तो हमने रंगे हाथों, सीएमओ जो थे खुद गए मेरे पति बनकर। अच्छा। सीएमओ को भी नहीं पहचानती थी वो। ओके। तो हम दोनों ने वहाँ जाके रंगे हाथों उनको पकड़ लिया करते हुए। लेकिन वो है कि वो फौरन भाग गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं 45 इयर्स की थी तब। तो वो समझ गई कि ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो वो एकदम समझ गई कि कोई ज़रूर ये डेकॉय पेशेंट। इस तरीके से आपने उनकी जो काम कर रहे थे, है ना, जो भ्रूण परीक्षण की जो काम कर रहे थे उस पर आपने कार्रवाई करी इस तरीके से। तो वो चली गई ऊपर और उसके बाद निकल के नहीं आई। हम लोगों ने जो कानूनी अगली प्रतिक्रिया थी वो सब करी और उनको मुकदमा चला उनके ऊपर। तो उसमें फिर उनका क्लिनिक बंद कर दिया था। हाँ जी। फिर दूसरे में मैं जिठानी बन के गई थी एक और, वो सचमुच प्रेग्नेंट थी लेडी। अच्छा। उसके 4 बेटियां थी, 5वीं टाइम वो प्रेग्नेंट हुई। अच्छा। तो डॉक्टर ने, वो भी एमकेपी के आगे थी, एमकेपी स्कूल के आगे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर था। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे 5वीं लड़की है। तो लेकिन उससे हमने कुरान की कसम हाथ में दे के खिलवा ली थी कि अगर तुम्हें पता चल गया कि लड़की है तो तुम एबॉर्शन नहीं कराओगी। तो वो एबॉर्शन नहीं कराया। पता चला 9 महीने बाद उसके लड़का हुआ। वो ओके। वो क्या करती थी, डॉक्टर का मोडस ऑपरेंडी ये था कि हर एक को लड़की बता देती थी और फिर अपनी जानने वाले के यहाँ भेजती थी एबॉर्शन के लिए, ताकि वहाँ से कमीशन आए। हाँ। तो ये इतना गलत वो चल रहा था। डॉक्टर नसरीन, आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आपने सामाजिक कार्य ये किया है। कन्या भ्रूण हत्या पर आपने लगाम कसी है एक तरीके से। दोनों क्लिनिक बंद हो गए परमानेंटली। ओके, वो दोनों क्लिनिक्स बंद हो गए। डॉक्टर नसरीन, हमारी जो महिलाएं कार्यक्रम को देख रही हैं, समय की कमी है हमारे पास, जाते जाते आप बताएं कि महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कैसे अपनी आवाज़ को उठाएं और कैसे इसका सामना करें और इसको मेरा मानना ये है कि माँ अगर चाहे तो किसी भी चीज़ से लड़ सकती है, किसी भी हालात से लड़ सकती है। वो ठान ले कि मैंने भ्रूण हत्या नहीं करानी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है। तो वो माँ से बहादुर कोई नहीं हो सकता, और माँ से ज़्यादा महफूज कोई, माँ की कोख से ज़्यादा महफूज कोई जगह नहीं हो सकती बच्चे के लिए। तो मेरा मानना ये, औरतें कह देती हैं ना अक्सर, जैसे मैंने बात की कि अरे वो मेरी सास ने बहुत तंग कर रखा था, मेरे पति बहुत कह रहे थे कि नहीं अब तीसरी लड़की नहीं चाहिए। तो तीसरा बच्चा ना करो, लेकिन अगर लड़की है तो उसको दुनिया में आने दो। ये मैं कहती हूँ कि औरत से ज़्यादा बहादुर कोई चीज़ नहीं है, कोई माँ से ज़्यादा कौन बहादुर हो सकता है। तो वो अगर नहीं बचाएगी अपने बच्चे को तो कानून कितने भी बन जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, नहीं बन सकता। ये औरत को जागरूकता लानी होगी कि बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नसरीन फातिमा काज़मी जी, आपने इतनी प्रेरक और इतनी अच्छी रोचक बातें हमें बताई और आपके जीवन को के संघर्षों को हम सुनकर वाकई में आपको सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। दर्शकों, माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको प्रभु ने कोमल हृदय दिया है, निर्मल हृदय दिया है, दया और प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा है। उसको आप सही तरीके से यूज़ करें, हिम्मत बनाए रखें, मेहनत अपनी करें और जो आपने सपने देखे हैं उसके पीछे बस हाथ धोकर लग जाएं और अपने सपनों को हासिल करें। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे मेहमानों के द्वारा जो कुछ बातें बताई जाती हैं आप उससे प्रेरणा ले सकें और अपने सपनों के पंखों में उड़ान भर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।